हेलो दोस्तों, मैं करंट मुद्दे फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम चंदन माइती है और मैं सिलेक्टेड एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। करंटली वर्किंग हूँ ट्रेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट आईटीओ में, जिसे आप स्टेट जीएसटी भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों का बायोलॉजी का लेक्चर लेने वाला हूँ। तो ये वीडियो ऐसे ही रहेगी, इसको आप पूरा कंप्लीट कर लो। बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 90 से 95% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा इन्हीं वीडियो से। और ये फुल्ली रिलेवेंट होगा, थोड़ा सा डीप होगा, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है कि जैसे हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्या होता है कि इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। जैसे बायोलॉजी में क्या है कि इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजी वर्ड में ही इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। ये जैसे बायोलॉजी टर्म है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बायो का मतलब होता है क्या, लाइफ, और लॉगी का मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी लाइफ की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, बायोलॉजी कह देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो ये है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है, या बायोलॉजी के जनक कौन हो। तो बायोलॉजी के जनक जो हैं वो कौन है, अरिस्टोटल, या हिंदी में इन्हें हम क्या कहते हैं, अरस्तु भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो बायोलॉजी को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट है बॉटनी और दूसरा पार्ट क्या है, जूलॉजी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि एक जिसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे और दूसरा पार्ट जिसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे। तो ये कॉमन दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। ऐसे तो कई सारे इसके डिविजन्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो जूलॉजी के बारे में अगर हम देखें तो जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉगी का मतलब होता है स्टडी। दैट मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज क्या कहलाएगा, जूलॉजी कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, प्राणी विज्ञान कहलाएगा। तो जैसे हमने फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करी, हम फादर ऑफ जूलॉजी की बात करेंगे। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। एक्चुअल में क्या है, जो एरिस्टोटल थे या अरस्तु थे, इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के बारे में ही बताया था। मतलब बायोलॉजी कहने का मतलब इन्होंने एनिमल्स के बारे में ही बताया था। तो इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। और उसके बाद जो प्लांट के बारे में थियोफेरेस्टस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, तो इसलिए इसे हम फादर ऑफ बॉटनी या फिर जो वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। किन्हें, थियोफेरेस्टस को। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है और दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके इस स्लाइड में से आ सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। अब ये क्या है, नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट होता है, सेल, या फिर हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो इसकी एक ही बेसिक सी लाइन की डेफिनेशन है जो सबको पता होती है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। या कोई कहता है कि सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा काम करने का जो यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या फिर कोशिका कहते हैं। तो अगर हम इस सेल के बारे में पढ़े कि क्या है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक लेंस बनाया था जिसको हम मतलब माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब क्या था कि उस टाइम पर बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास माइक्रोस्कोप था या जो बना पाए थे। तो उनमें से एक ये रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप था इनके पास, जिसको अभी के टाइम पर हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो क्या था कि जैसे ये पेड़ों के जो बार्क होते हैं, बार्क मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये मैंने पेड़ बनाया, पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बोर्ड में हाथ सेट नहीं है।
तो ये देखो क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि इसकी ये जो लकड़ी की स्किन होती है ना, इसको हम कहते हैं क्या, बार्क कहते हैं, बार्क। सॉरी बार्क नहीं, इसको हम कॉर्क कहते हैं, ठीक है, बार्क नहीं, इसको हम कॉर्क कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो कॉर्क वाला पार्ट था, इस कॉर्क का ये जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ये क्या कर रहे थे, इस पर अध्ययन कर रहे थे, इस पर रिसर्च कर रहे थे। तो जब इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप से इस कॉर्क को देखा ना, तो इन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इस तरीके से, इस तरीके का इन्हें पूरे में स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये कैसा था, उनका लाइट माइक्रोस्कोप जो था इतना पावरफुल तो था नहीं, तो वो केवल ये पार्ट देख पाए, इसके अंदर का कुछ पार्ट वो देख नहीं पाए। तो उन्होंने क्या कहा कि हर किसी में एक लाइफ है जो एक छोटी यूनिट से बनी हुई है, जिसको हम कहेंगे सेल। तो अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि नाम जो सेल है वो सेल ही नाम क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा। इस सेल का भी एक मतलब है। सेल का क्या मतलब होता है, सेल का अगर हम मतलब देखें तो लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम्स या फिर क्या, स्पेस, मतलब बहुत छोटे छोटे स्पेस या रूम जिन्हें हम कहते हैं। तो इससे उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया सेल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गई, सेल की डिस्कवरी हो गई। तो इस पे अब देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, आपका एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकता है, कि स्टडी ऑफ सेल की स्टडी या कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कहीं पर भी अगर साइटो वर्ड आता है ना, तो साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉगी का मतलब होता है क्या, उसकी स्टडी। दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही उठता है कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, कौन है, इनके जनक कौन है। तो सिंपल सी बात है, रॉबर्ट हुक ने इनकी डिस्कवरी करी है, तो रॉबर्ट हुक ही क्या होंगे, इनके फादर होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि कब करी थी, तो 1665 में करी थी, ठीक है। तो अब मैंने एक कहानी आपको बताई इसमें, तो इसमें क्या था कि हाँ, माइक्रोस्कोप की बात चल रही थी। जनरली क्या होता है, माइक्रोस्कोप को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक माइक्रोस्कोप जो होता है उसको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और एक दूसरा माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर है। लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है, ये लगभग बहुत जनों ने देखा होता है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा या फिर स्कूल में जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोप होते हैं, जिससे क्या होता है 9th 10th में हम जैसे जो प्याज होता है, ओनियन की झिल्ली या फिर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको जूम करके देखते हैं, या फिर फ्लावर वगैरह को जूम करके देखते हैं। तो स्कूल वगैरह में जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। उसमें हम थोड़ा सा अच्छा खासा जूम कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सेल को नहीं देख सकते। फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है उसको पास कराया जाता है। और क्या होता है कि जो भी जिस चीज का भी आपको देखना होता है, रिसर्च करना होता है, उसको क्या किया जाता है, एक खाली जगह में स्पेस, मतलब जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम के थ्रू पास करके उसको बहुत ज़्यादा लार्ज मैग्नीफाई किया जा सकता है, और सेल के अंदर की छोटी छोटी चीज़ों को भी उससे देखा जा सकता है। तो ये दो तरीके के जनरली माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको। एक्चुअल में क्या होता है कि जो रॉबर्ट हुक था, उसने जिस सेल के बारे में डिस्कवरी करी थी, ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल जो होते हैं प्लांट का, ये जो हिस्सा होता है वो होता है क्या, डेड पार्ट होता है। तो उन्होंने एक्चुअल में क्या था, डेड सेल के बारे में बताया था, ठीक है। फिर इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, उनके पास अच्छा माइक्रोस्कोप होता है। तो जब उनके पास अच्छा माइक्रोस्कोप होता है, वो थोड़ा और अच्छा जूम करते हैं। जब वो थोड़ा और अच्छा जूम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लिविंग जो सेल्स होती है
उन सेल के बारे में देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जैसे उनके वहां पर जो भी पॉन्ड वाटर तालाब वगैरह था, वहां पर वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च में वो कुछ सेल्स देखते हैं जो लिविंग सेल होते हैं, और उन लिविंग सेल्स के बारे में सबसे पहले वो बताते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक करके इनका नाम था, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताया था। लिविंग सेल के बारे में ये एक नंबर का क्वेश्चन है जो कई बार एसएससी ने पूछ रखा है। एसएससी पूछती है कि किसने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताया था, तो किसने बताया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने बताया था, ठीक है। ठीक है, तो आपके यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे एक सेल है, तो सेल ये हमें इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ना है कि कौन सा पार्ट क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, कौन क्या काम करता है। उसमें बहुत सारा नहीं पढ़ना है, जितना हमारा एग्जाम में आएगा, जितना हमारे काम का है, हम उतनी सी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं एक जनरल सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है और ये कैसा होता है। देखो, सेल अगर आप देखोगे बहुत आसान है। एक समझ लो, ये एक सेल देखने में कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये कैसा है कि मान लो मैंने एक बड़ी सी बॉल ले ली है, तो 3D में आप इमेजिन करो तो उसके बाहर क्या होगी, एक कवरिंग होगी, क्लियर है। तो वो जो बाउंड्री होगी उसके बाहर की, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर कोशिका झिल्ली। एक कोशिका की सबसे आउटर की लेयर क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है, या फिर उसी को ही हम क्या कह सकते हैं? जनरल टर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जनरल टर्म होती है, लेकिन जब हम सेल के मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इसको स्पेसिफिक करने के लिए हम सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, या उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, क्लियर है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक आउटर बॉडी है जो क्या कर रही है, इसके अंदर जो भी कुछ होगा उसको पकड़ के रखेगी। मान लो एक बॉल है, ठीक है, तो उस बड़ी बॉल के अंदर जो कुछ भी है, उस बॉल का जो कवर है, बॉडी है, वो उसको बांध के रख रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लियर है। अब मान लो उस बड़ी बॉल के अंदर क्या है कि पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और छोटे छोटे से क्या है, कई सारी चीजें भी उसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, हमें नहीं पता क्या चीज पड़ी हुई है, ठीक है, बाद में हम देखेंगे क्या क्या चीज हो सकती है उसके अंदर। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी भरा हुआ है, तो इस पानी को हम क्या कह देंगे? इस पानी को हम यहाँ पे कह देंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे, क्लियर है, साइटोप्लाज्म। तो अगर देखो नाम से मैं मतलब आपको बताऊं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइटो का मतलब होता है क्या? सेल। साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? प्लाज्म का मतलब होता है एक एक्वस सब्सटेंस, या फिर कोई लिक्विड टाइप की चीज, या कोई जेली टाइप की चीज, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ये लिक्विड टाइप की चीज है, इसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है। अब इस बॉल के अंदर एक छोटी सी बॉल और है, ठीक है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी क्या है, एक समझो कि एक बड़ी बॉल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी सी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटी सी बॉल और पड़ी है जिसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्या? न्यूक्लियस। क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको हिंदी में आप कह सकते हो क्या? केंद्रक कह सकते हो। न्यूक्लियस और केंद्रक, ये क्या होता है? ये इसकी सेंटर बॉडी है। मतलब जैसे क्या है कि अगर हम इंसान है तो हमको चलाने वाला हमारा ब्रेन होता है, वैसे ही इस पूरी सेल का ब्रेन ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए होता है, जिसके अंदर क्या होता है?
जेनेटिक मतलब क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स डीएनए से बना होता है, जो जीन से बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। कहने का मतलब हम जिस तरीके से दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं, हम अपने माता पिता से बहुत हद तक क्या होता है, कई गुणों में उनके जैसे होते हैं। तो क्यों होते हैं, इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से होते हैं जो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर है? ठीक है। अब क्या होता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर भी, मतलब ये जो छोटी बॉल है ना, इसके अंदर भी क्या है, पानी भरा हुआ है ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे, खुद सोच के बताओ। जब ये सेल था, सेल के अंदर यहां पर पानी भरा हुआ था, तो इसको हम कहते थे क्या, साइटोप्लाज्म, यानी सेल का लिक्विड। ऐसे ही ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस का लिक्विड। ठीक, और इसके अंदर छोटी छोटी और चीजें भी हैं जिसको हम कुछ देर बाद जाकर पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इस सेल के अंदर यहाँ पानी है, लिक्विड है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें तैर रही हैं, कुछ छोटा छोटा और मटेरियल भी पड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि सेल ऑर्गेनल। जिसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल क्या मतलब है, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारा ब्रेन हो गया। तो बॉडी में ब्रेन को छोड़ के और भी तो बहुत पार्ट है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है। तो ये भी हमारी बॉडी के पार्ट्स है ना, जिन्हें हम बॉडी पार्ट्स कहते हैं। उसी तरह ये छोटी छोटी चीजें भी इस सेल का पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्लियर है? तो एक बेसिक रफ सा आइडिया है कि सेल इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कौन सा क्या होता है, किसको क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टर्म आती है कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, या हिंदी में इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन की अगर हम अब ढंग से बात करें, तो मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि सेल की जो कवरिंग होती है, जो इसकी आउटर बॉडी है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें टर्म हमको पता चली कि ये क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान सा मतलब है। सिलेक्टिवली का मतलब होता है कुछ सिलेक्टेड चीजों को, परमिएबल का मतलब परमिट करने वाली मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ सिलेक्टेड चीजों को क्या करती है, परमिट करती है अंदर आने के लिए। जैसे जैसे मान लो सेल को क्या जरूरत हो सकती है, सेल को जरूरत हो सकती है ऑक्सीजन की। सेल को क्या जरूरत हो सकती है, सेल को जरूरत हो सकती है किसकी, ग्लूकोज की। सेल को जरूरत हो सकती है पानी की। तो ये सारी चीजें इसको चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके अंदर आ सकती हैं, अंदर से इसके बाहर भी जा सकती है। और क्या है कि जैसे मान लो कोई पॉइजन हो गया, ठीक है, और भी कोई डेंजरस सब्सटेंस हो गया, तो सेल उसको क्या करता है, परमिट नहीं करता है। तो ये कुछ सिलेक्टिवली चीजों को ही अंदर बाहर जाने की इजाजत देता है, परमिशन देता है। इसलिए सेल को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें यही अराइज होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरीके की मेम्ब्रेन है, वो इम्परमिएबल है, वो परमिएबल है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, किस तरह की है। तो हम उस पर क्या ऑप्शन टिक करेंगे, हम कहेंगे कि सेल इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज की बनी हुई होती है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर की बनी हुई होती है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो 75% हिस्सा होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो फॉस्फोबाइलिपिड का बना हुआ होता है। अगर मैं इसी पार्ट को जूम करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, हम बस ये याद रखेंगे कि इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है? ठीक। और इसमें क्या होता है, बीच बीच में क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं।
ठीक है। मतलब इसका 75% हिस्सा तो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, जिसकी 2 लेयर है, इसलिए हम फॉस्फोबाइलिपिड भी कह देते हैं इसे। और बाकी जो 25% हिस्सा है वो कुछ प्रोटीन्स का, उस पॉलीसेकेराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का क्या है, बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर और थोड़ा डीप आप जा सकते हो, लेकिन इतना हमारे काम का नहीं है, हमारे जितना काम का है हम उतना ही पढ़ेंगे बस। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो है, 1 मिनट में रब कर दूं इसे। सेकंड जो है जिसको हम कहेंगे क्या, सेल वॉल। सेल वॉल या फिर किसको कहते हैं, कोशिका भित्ति। सेल वॉल या कोशिका भित्ति क्या होती है, जैसे एनिमल सेल में तो रहती है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, एक एक्स्ट्रा हार्ड लेयर बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, सेल की दीवार। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई किसी में सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन तो होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके ऊपर सेल वॉल भी होती है। क्लियर है। तो क्यों होती है, एनिमल क्या होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना, तो उसकी बॉडी जो होती है वो मूवमेंट करती रहती है। तो बॉडी मूवमेंट करने की वजह से उसकी बॉडी में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। तो अगर सेल वॉल जैसा रिजिड स्ट्रक्चर हर एक सेल के साथ में रहेगा तो एनिमल इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पर कि सेल वॉल जो होती है एनिमल्स में नहीं पाई जाती। सेल वॉल फिर पाई किस में जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, कुछ फंगी होते हैं उनमें ही पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह में भी पाई जाती है। ठीक है। तो प्लांट्स में क्यों पाई जाती है, हमें पता है प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स को भाई सारा दिन क्या होता है, सीधे खड़ा रहना होता है। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर देने के लिए इनमें क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल क्या करती है, क्या होता है कि जैसे हम एनिमल्स हो गए या हम लोग हो गए, हमें कोई कीड़ा काट ले या कोई वायरस इन्फेक्शन करे तो हम उसे साफ कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के हाथ और पैर तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, तो उनका नेचुरली ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो उनको क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है जो बहुत बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में, कि सेल वॉल जो होता है वो किस चीज का बना हुआ है। सेल वॉल जो है वो किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार आया हुआ है कि सेल वॉल जो होता है वो किस चीज का बना हुआ है। तो सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है। क्लियर है। ठीक। अब इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। इस सेल वॉल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सेल वॉल तो बहुत ज़्यादा रिजिड है, सीमेंट की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि कुछ छोटे छोटे बीच बीच में क्या होता है, गैप होते हैं। यहाँ इस तरीके से क्या होता है, कुछ गैप्स होते हैं। ये गैप क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक दूसरा सेल है, ठीक है, ये एक मान लो एक दूसरा सेल है, अरे सॉरी ड्राइंग गलत होगी, एक दूसरा सेल है, कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। क्योंकि क्या होगा कि अगर वॉल इतनी ज़्यादा हार्ड होगी और कुछ भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जा पाएगी तो सेल तो ऐसे ही डेड हो जाएगा ना, मर जाएगा अगर इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनके बीच बीच में क्या होता है, कुछ चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स के थ्रू क्या होता है, खाना, जैसे मान लो इसके पास कुछ खाना है तो ये खाना इसको इससे दे सकता है, या इसको यहाँ से कुछ चाहिए होता है तो ये इससे इसमें ले सकता है। तो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर की मूवमेंट क्या करने के लिए इनके बीच में क्या होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ये मूवमेंट होता है। तो क्लियर है, सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल वगैरह में क्या डिफरेंस होता है और क्या काम करते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया। और इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, इससे ज़्यादा जानोगे तो 11th-12th में पहुंच जाओगे। ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में, कि न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या चीज़ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। अब ये देखिए बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मान लो एक सेल है, एक बड़ी लार्ज बॉल है 3D में, और इसके अंदर एक छोटा सा एक और बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है। ठीक।
तो यहाँ पर भी मैंने क्या बनाया, ये न्यूक्लियस बनाया हुआ है। ये न्यूक्लियस क्या है, जो यहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें देखते हैं क्लियरली कि क्या चीज़ होती है। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमने सेल में देखा था कि सेल की एक कवरिंग होती है जो उस सेल को बांध के रखती है, उसके मटेरियल को बंद करके रखती है। उस सेल की बॉडी है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी तरह न्यूक्लियस में भी क्या होता है, एक बाउंड्री है जो इस सारे स्ट्रक्चर को क्या करती है, बंद करके रखती है, आपस में बांध के रखती है, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे या केंद्रक झिल्ली कहेंगे। क्लियर है, ठीक, केंद्रक झिल्ली या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी है, वो उसमें कोई लेयर होती है या नहीं होती, या सिंगल लेयर होती है या डबल लेयर होती है, या डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख रहे हो एक लेयर तो ये वाली है, ठीक है, और एक लेयर ये वाली है। तो मैं कह सकता हूं जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, बाई लेयर होती है। वो किसकी बनी है, दो लेयर की बनी हुई है, वो डबल मेम्ब्रेन की है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिल जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो दो मेम्ब्रेन की बनी हुई है, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो बॉल है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने एक बॉल मान ली, इसमें क्या होता है, इसमें छेद होते हैं, कुछ बीच बीच में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर या फिर केंद्रक छिद्र कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये हमारा ब्रेन है। ये न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का ब्रेन है। तो ये क्या करता है, ये डीएनए जो होता है उसको बनाता है, ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है, आगे जाकर हम देखेंगे। तो अब ये कुछ भी चीज़ बनाएगा, अब जैसे मैं कुछ भी चीज़ बनाऊंगा तो मेरे को क्या होगा, कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, कुछ प्रोटीन चाहिए होगा, कुछ लिपिड्स चाहिए होंगी, कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, और मैं कुछ बनाऊंगा तो उसे बाहर भेजूंगा। तो उस चीज़ को किसी भी चीज़ को लेने के लिए, किसी भी चीज़ को बाहर भेजने के लिए मेरे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें कुछ पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो भी मटेरियल इन्हें चाहिए होता है या जो भी मटेरियल ये बनाते हैं वो अंदर बाहर क्या होता है, जाता है, ठीक है, ठीक। तो न्यूक्लियर पोर क्लियर है, इसका क्या काम है ये भी क्लियर है। अब थर्ड आता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैंने पहले ही बता दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल का प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है ये जो गैप है, इन गैप में जो लिक्विड भरा हुआ है, जो प्लाज्मा भरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस तो है ही, ये बिल्कुल डेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बीच में भी यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा भी बहुत डेंस एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये बना हुआ किसका है। ये आरएनए प्लस में क्या है, कुछ प्रोटीन्स का बना हुआ है। आरएनए प्लस में कुछ प्रोटीन, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, जो एसएससी पूछ चुका है कई बार। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल अगर आएगा तो आरएनए की डेफिनेशन भी आ जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, या आरएनए स्टैंड्स फॉर। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। तो ये जो आप देख रहे हो ना डेंस स्ट्रक्चर, ये आरएनए प्लस में कुछ प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स किसे कहा जाता है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसे कहा जाता है, न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसे कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियोलस को कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आरएनए है और प्रोटीन है, इसको मिलाकर ये क्या करते हैं, कुछ छोटे ऑर्गेनल्स बनाते रहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, राइबोसोम कहेंगे। फिर ये बनाकर इस राइबोसोम को क्या कर देता है, बाहर भेज देता है। आगे जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ये राइबोसोम जाकर अटैच हो जाते हैं, और फिर ये राइबोसोम आगे जाकर क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करेंगे। इस राइबोसोम को हम कुछ देर बाद दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन,
क्रोमेटिन क्या चीज़ है? क्रोमेटिन क्या होता है? ये मान लो एक धागे की तरह है, ऐसा बिखरा हुआ पड़ा रहता है सेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। इट इज ए थिन थ्रेड मटेरियल जो बना हुआ किसका होता है? डीएनए प्लस में प्रोटीन्स का, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। तो डीएनए, सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है, ये किसका बना हुआ है? ये डीएनए प्लस में प्रोटीन का बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? ये सबको ही पता रहता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है। क्लियर है? ठीक। अब क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन है ये ऐसे धागे की तरह होता है, ठीक है। ये क्रोमेटिन क्या होता है, इसको, इस धागे को अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ये इस तरीके से है, जैसे ये स्टोन प्रोटीन एक मैंने बनाया, ये एक बनाया, ये एक बनाया, तो यहाँ पे ये जो धागा है ये ऐसे करके लिपटा हुआ है, ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन जो होता है, इसको ढंग से जब हम देखते हैं तो ये किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है। ये डीएनए, ये जो धागा है, ये छोटे छोटे छोटे, ये डीएनए है, सारे डीएनए, ठीक है। और डीएनए, इस धागे को अगर मैं ऐसे खोल दूं तो इसके अंदर क्या है? छोटी छोटी ऐसे लाइंस है, छोटे छोटे सेगमेंट्स है ये। तो इनको हम क्या कहते हैं? जीन। जैसे ये किसी एक तरीके का जीन है, ये अलग तरीके का जीन है। मान लो ये आपकी आंखों का कलर जो है काला है, इस तरीके का जीन है। ये बताता है कि आपके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं, ये जीन है। ये बताता है आपकी हाइट लंबी है, ये उस तरीके का जीन है। तो ये अलग अलग तरीके के जीन से बना हुआ क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि यूनिट क्या है डीएनए की, या जो डीएनए का सेगमेंट क्या कहलाता है? डीएनए का सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, ठीक है। ठीक, 1 मिनट में मिटा लूं। ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, ये जो होता है क्रोमेटिन जो होता है, जैसे ही मान लो क्या होता है ना कि एक सेल है, ये एक सेल जो होता है ये डिवाइड होकर, टूट कर 2 सेल में बनता है। ये क्यों 2 सेल में बनता है? देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैं 10 साल का था, 10 साल से सपोज मैं 15 साल का हुआ, तो मेरी बॉडी में क्या हो गया? ग्रोथ हुई ना, मेरी बॉडी में मास आया, मेरी बॉडी में नए बोन्स आए, बोन्स बड़े, डेवलप हुए। तो वो जो मास बढ़ रहा है वो क्या चीज़ है? हम किसके बने हुए हैं? हम सेल के बने हुए हैं ना। तो सेल बढ़ेगा तभी हमारी बॉडी बढ़ेगी। तो सेल क्या होगा? सेल 1 से 2 बनेगा तभी तो ग्रोथ हो पाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न कहते हैं। तो सेल डिवीज़न के टाइम पर क्या होता है कि ये जो पतले पतले से थ्रेड है ना, जिनको हम क्रोमेटिन कह रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस होने के मतलब जैसे मान लो ये एक ऊन का धागा था, सेल डिवीज़न के टाइम पर आपने इसको लपेट के क्या बना दिया? ऊन का गोला बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, जो एक्चुअल में दिखने में इस तरीके से आपको मिलेगा। इस तरीके से आपने देखा होगा क्रोमोसोम, इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमेटिन जो होता है सेल डिवीज़न के टाइम पर कंडेंस हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर है? ठीक। अब जैसे ये जो क्रोमोसोम होता है, हमें ये भी पता है क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है? डीएनए का बना हुआ होता है, प्लस कुछ प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या रहते हैं? जीन्स होते हैं। और ये जीन जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हम आगे भी जाकर पढ़ेंगे। ये जीन जो होता है ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब जो आनुवांशिक गुण होता है ना, जैसे मेरे पापा लंबे हैं, या मेरे पापा के बाल कर्ली हैं, या मेरे पापा, मेरी मम्मी ऐसी देखने में है, तो हमें अपने फादर से, अपनी मदर से जो गुण मिलते हैं, जो हेरिडेटरी विरासत में हमें मिली होती है, उन सब चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये जीन या फिर ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ गया है और आगे भी क्लास चाहिए तो भाई कमेंट करो और बताओ मुझे कैसी क्लास लगी आपको, और क्या चाह रहे हो इसमें, ठीक है। और इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ इसको,
ठीक है। और मैं ये गारंटी लेता हूँ, मेरे से साइंस पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसी साइंस कहीं नहीं पढ़ी होगी आपने, बिल्कुल रिलेवेंट होगी, एग्ज़ाम में जो आएगा बस वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।